डीनेचर्ड अल्कोहल के ऊपर आ रखा है, बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। आप एक टर्म पढ़ते हो फेडरलिज्म, पढ़िए ये टर्म, क्या मतलब होता है फेडरलिज्म में? सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट क्या? यस, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू। जीएस पेपर 2, आपका जीएस पेपर 3 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मिस नहीं करना है। अगर आपको याद हो, थोड़े से महीने पहले हमने एक आर्टिकल और पढ़ा था, फिस्कल फेडरलिज्म, याद है? फिस्कल फेडरलिज्म मिनरल राइट्स के ऊपर पढ़ा था, राइट्स वर्सेस रॉयलिटी, याद है ना? वो भी कितना वर्डिक्ट आ रखा था, 8:1 का ही। और किसने डिनाई किया था? नागारत्ना जी ने, फीमेल जस्टिस हैं जो, इस बार भी नागारत्ना जी ने ही मना करी है, ठीक है। बाकियों ने यस करी है, किस तरफ यस करी है वो भी देखते हैं। और एक जस्टिस हैं जिन्होंने मना करी है, वो है नागारत्ना जी। अगेन 8:1 का वर्डिक्ट है। ये वाला जो आपने पढ़ा था ये भी कितने का था? 8:1। वहां पे बोला था कि हाँ जी, जो मिनरल के ऊपर राइट्स होते हैं उसका टैक्स रेवेन्यू किसके पास जाना चाहिए? स्टेट्स के पास। तो आज भी जो वर्डिक्ट गया है वो किसकी तरफ को गया है? स्टेट के पास गया है। थोड़ा सा पुराना है आर्टिकल, पुराना भी नहीं है ज़्यादा, दिवाली के आसपास आया था ये, पर इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। दो ऐसे बड़े बड़े वर्डिक्ट्स हम पढ़ चुके हैं जो किसके फेवर में आए हैं? स्टेट के फेवर में। और अगर स्टेट के फेवर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहा है ये? फेडरलिज्म को। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट ओनली फेवरिंग द सेंटर, पर स्टेट के कंसर्न्स को भी चेक कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। कुछ वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो काफी वेग रह जाते हैं, मतलब उसके अंदर बड़ी सारी चीजें आ सकती थी पर मेंशन नहीं करी होती, और उस वजह से फिर लड़ाइयां होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और लड़ाई किस चीज को लेके होती है? पैसे को लेके। जहां पे टैक्स आना था, पैसा, पावर, तो उन चीजों को लेके फिर फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठा था उसको जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी है, क्योंकि ये बार बार यूज होंगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। जैसे इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की जब बात करी होगी ना आर्टिकल के अंदर, तो ये होता है जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, कंजप्शन वाला। पोर्टेबल भी जिसको बोलते हो, पीते हैं जो, वो वाला अल्कोहल आ जाएगा इसमें, पोर्टेबल, ड्रिंकेबल। और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो रहता है इथेनॉल, C2H5OH। ये आपके स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल, ठीक है, पता होना चाहिए, ड्रिंकेबल है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मतलब इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, केमिकल्स बनाने के लिए यूज हो रहा है, पेंट्स में डल रहा है अगर तो उसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? परफ्यूम्स में यूज हो रहा है, मतलब केमिकल से रिलेटेड जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जो इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल यूज होता है वो होता है आपका डीनेचर्ड, ठीक है। कैसा होता है? डीनेचर। डीनेचर में क्या किया जाता है? जो ड्रिंकेबल था ना इथेनॉल, उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, तो इसने नेचर बदल दिया। जो मिथेनॉल होता है ये हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट होने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, तो एक बड़ा हार्मफुल एसिड बनता है, नाम है उसका फॉर्मिक एसिड। और इससे पहले तो ब्लाइंडनेस हो सकती है और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो ये जो इथेनॉल था जो कि ड्रिंकेबल था, उसमें हमने क्या कर दिया? नॉन ड्रिंकेबल सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो इसका नेचर बदल दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे? डी नेचर्ड अल्कोहल। और एक वर्ड और आ सकता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है जहां पे आपके इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब 95% अगर इथेनॉल है तो उसमें 5% ही पानी रहेगा, तो ये बन जाती है रेक्टिफाइड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड या फिर प्योर बोल सकते हो आप, ठीक है। प्योर भी बोल सकते हो, 100% इथेनॉल भी हो सकता है, पर मे भी थोड़ा सा पानी भी अवेलेबल हो। मेजॉरिटी तो इथेनॉल ही है ना, तो उसको बोल देते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये डी नेचर्ड अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट हरियाणा में बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे आप। और ये मिथेनॉल की वजह से एक ट्रेजिडी होती है, बहुत बार पढ़ी है आपने, दैट इज हुच ट्रेजिडी, इसको भी आप ध्यान में रखोगे, हुच ट्रेजिडी। और फिर आपके डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके अंदर एक आर्टिकल 47 आता है जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स एंड ड्रिंक, और प्रमोट किया जाए हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे लड़ाई चली है टैक्स के पीछे कि कौन पैसा रखेगा, सेंटर रखेगा कि स्टेट रखेगा, बट वहीं पे अगर आर्टिकल 47 ओपन करोगे वहां पे प्रोहिबिशन करी जाती है इन चीजों की, कि
हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए और जितने भी आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, इनको रोका जाए। खैर, ये मैंने बस आपको बता दिया। आर्टिकल 47 आप ध्यान में रखोगे। पर वही बात है, डीपीएसपी किसी पे बाइंडिंग तो नहीं है। वो एक तरह से हमें रास्ता दिखाते हैं जो डीपीएसपी हैं, एक्सेप्ट करने हैं नहीं करने हैं, फंडामेंटल राइट्स में ऐड करने हैं नहीं करने हैं, वो किसकी चॉइस रहती है? सोनली स्टेट्स की। ठीक है, डीपीएसपीस। तो आर्टिकल 47 भी आप यहाँ से याद रखोगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब केस को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपने शेड्यूल पढ़े हैं, टोटल कितने हैं? 12। उसमें से एक शेड्यूल हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज शेड्यूल नंबर 7। क्या क्या बोलता है ये? 3 लिस्ट आती है इसके अंदर। कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, एक और होती है मतलब मिसलेनियस। एक मिसलेनियस भी पड़ी होती है, जिसको कहीं नहीं जगह मिली उसको मिसलेनियस में डाल दो। ठीक है, अब इनके अंदर ना बड़ी सारी एंट्रीज हैं, हर एक वर्ड उसमें इंक्लूडेड मिलेगा आपको। अब सारे नहीं करने, जैसे मिनरल राइट जब हमने पढ़ा तो एंट्री नंबर 54, एंट्री नंबर 57 पे ज्यादा फोकस किया था। आज जो हमारी एंट्री नंबर रहेगी वो है एंट्री नंबर 8। और एंट्री 8 किसकी? आपके स्टेट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट का मतलब है जो सेंटर के अंडर आ गए, स्टेट लिस्ट का मतलब है जो स्टेट के अंदर आ रहे हैं, कॉन्करेंट का मतलब है यूनियन के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी, और मिसलेनियस जिनको इन तीनों में जगह नहीं मिली वो डाल दिए कहाँ पे? मिसलेनियस के अंदर। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे शेड्यूल 7 की, स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 8 की। एंट्री नंबर 8 के अंदर एक टर्म यूज हुई, दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, मतलब जो कंजप्शन में यूज होते हैं, जिनको लोग पीते हैं। ठीक है, आपके जितने भी ये बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, वो सारी इसमें आ जाती हैं, जिनको हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? आपके एंट्री नंबर 8 में। ये वर्डिक्ट्स वाला क्वेश्चन आना है, पूरी गारंटी के साथ आना है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स आ गए हैं, तो याद रखना इसको, एंट्री नंबर 8। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुई कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर तो लिख दिया, पर बाकियों का मेंशन नहीं करा था, कि जैसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल, अभी देखा ना, डीनेचर कर दिया होता है ताकि कोई पी ना सके उसे। तो वो सेंटर कंट्रोल कर रही थी, पर स्टेट नहीं मानती। स्टेट बोलती है कि वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मतलब जो आपकी ड्रिंक्स हैं उसी के अंडर आते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के ही अंदर आते हैं। तो सेंटर क्या बोल रहे हैं कि जो डीनेचर्ड वाले हैं वो किसके अंदर आते हैं? एक एक्ट बनाई इन्होंने 1951 में। देखो, इंडिपेंडेंट हुए हम, इनको पता था ये चीज यूज होगी और कॉन्फ्लिक्ट में भी आएगी, तो यूनियन ने क्या किया? एक एक्ट बना दी 1951 के अंदर। सेम है, अगर रॉयल्टी और राइट्स का याद है ना, तो उसी की तरह ये कॉन्फ्लिक्ट भी सेम है। इन्होंने एक एक्ट बनाई, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, IDRA ऑफ 1951। उसमें एक अलग टर्म यूज कर दी, इंडस्ट्रियल अल्कोहल की जगह पे लिखा फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? आपका जैसे स्टार्च है, मोलेसिस होते हैं, व्हीट ग्रेन्स होते हैं, उसी से तो बनती है सारी ये ड्रिंकेबल अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेती हूँ, C6H12O6, इसमें ना ऑक्सीजन नहीं पास करी जाती प्रॉपर तरीके से, बेसिकली इसको सड़ा दिया जाता है, और जब सड़ाया जाता है तो यहाँ से निकल के आती है आपके पास C2H5OH, यानी कि अल्कोहल बन के आती है, प्लस गैसेज वगैरह निकलती हैं, CO2 एंड ऑल। ये निकली आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ऑक्सीजन या तो कम सप्लाई करी या तो रखी ही नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ। वहीं पे अगर ऑक्सीजन होती तो क्या होता है इसके साथ? C6H12O6। तो ऑक्सीजन होनी थी तो ये टूटना था, किस किस में? CO2, H2O, और साथ में एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो वो चीज डिफरेंट हो जानी थी। पर फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है? या तो ऑक्सीजन बहुत ही कम, एनारोबिक कंडीशन सुनी होगी आपने, या तो एब्सेंट ही होगी। तो उस केस में आपके पास क्या निकल के आएगा? इथेनॉल या फिर अल्कोहल ज्यादा बेटर टर्म है। तो सेंटर ने क्या किया? अपने लिए एक एक्ट बना दिया अलग से 1951 के अंदर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, और उसमें टर्म यूज करी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। अब ये तो बड़ा ब्रॉड टर्म है, उन्होंने यूज करी थी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, और साथ में लिखा था जो कंजप्शन में यूज होती है। अब यहां से एक लड़ाई शुरू हो जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर बोलता है कि जितना भी डी नेचर्ड अल्कोहल है वो हमारे पास अथॉरिटी आएगी उसकी, जो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा वो हम रखेंगे। और स्टेट कहती है कि नहीं, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के अंडर आता है। फिर क्या हुआ आपका? एक 1989 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, और वो आया था आपके सेंटर के फेवर में। सेंटर के फेवर में कि हाँ जी, जो डी नेचर्ड वाली अल्कोहल है, जिसका आप केमिकल लैबोरेटरीज इन सब जगह पे यूज कर रहे हो, वो किसके पास जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो भी टैक्स उससे आएगा वो सारा किसके पास जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, जितनी भी आपकी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं।
और उसके अलावा 2024 आज की अगर बात करें, इस साल की बात करें, तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट आया है। 8:1 9 जजेस की बेंच बैठती है, जिसमें से 8 लोगों ने क्या बोला, 8 जस्टिस ने क्या बोला कि जो ये आपके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स भी हैं या फिर जिसको इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी यूज कर रहे हैं टर्म, वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे स्टेट के पास। पर वहीं पे एक है आपकी नागारत्ना जी, उन्होंने मना कर दी है कि ये किसके पास होना चाहिए, सेंटर के पास, यूनियन के पास। क्यों? इन्होंने बोला कि जो अल्कोहल है आपकी जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी तो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा बायोफ्यूल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस का इतना यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है जो अल्कोहल है। तो इनके हिसाब से ये किसके अंडर होना चाहिए था, सेंटर के अंडर। पर बाकियों ने किसके अंडर वोट करा है, स्टेट्स के अंडर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का, वो यहाँ पे बैलेंस हुआ है। मतलब हमारी जो जस्टिस हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, टुवर्ड द स्टेट भी जा रहे हैं। उनको पता है कि स्टेट के लिए क्या राइट्स इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो इसी वजह से कितना वर्डिक्ट आया है, 8:1 का आया है। इसका मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन इम्पोज टैक्स ऑन योर अल्कोहल, जितने भी हैं, फर्मेंटेशन है अब चाहे इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो मर्जी टर्म यूज हो, कौन करेगा टैक्स उसके ऊपर इम्पोज, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स। केस क्लियर? तो ये रहा 1989 का जरूर से मेंशन करना, क्योंकि वहां पे उल्टा था, उन्होंने सेंटर को फेवर किया था। अब जो है वो केस पलट चुका है। बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर कंसेंसस रूल है, हर चीज पे वोटिंग होती है, तो जिस तरफ मेजोरिटी होती है उसी का फिर वो होता है कि बोल वाला होता है, उसी की मानी जाएगी। हाँ, पर जो एक पे आया है, अब डिबेट्स बहुत सारी होंगी। सांसद टीवी वगैरह ओपन कर लेना, इनकी जो स्टेटमेंट आई है वो भी कहीं ना कहीं वैलिड है। इंपॉर्टेंट तो है भाई, फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, इसके ऊपर अब डिबेट जरूर होंगी। कल को कोई और नया मुद्दा आता है तो मे बी वर्डिक्ट में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। ठीक है, केस का नागारत्ना जी ने बोला कि जो भी आपका ये फर्मेंटेशन की हेल्प से अल्कोहल बन रही है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके यूजेस देखो, ड्रिंकेबल तो साइड ही कर दो, वो तो पहले भी स्टेट ही ले रही थी। इसमें अब क्या बोला है कि हम बायोफ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। बायोफ्यूल का क्या मतलब है कि नेचुरल चीजों से फ्यूल बनाना, मोलेसिस हो गए, शुगर केन आप सुनते हो, तो उनसे फ्यूल बनाना। तो बायो मतलब यानी कि नेचर का यूज करके आप फ्यूल बना रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि हम बायोफ्यूल की तरफ जा रहे हैं, तो ये सेंटर के अंडर होना चाहिए। अब किसी स्टेट में आपको ज्यादा मोलेसिस मिल जाएंगे, कहीं पे ग्रेन ज्यादा मिलेंगे, कहीं पे शुगर केन ज्यादा मिलेंगे, तो अगर सेंटर इसको चेक करेगा तो न्यूट्रली देखेगा। पर अगर अब स्टेट की बात आएगी वो टैक्स ज्यादा इंपोज करेंगे। तो ये नागारत्ना जी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो बायोफ्यूल है इसको अगर बनाना है तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। दूसरा हमने क्या बोला कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है आपका अल्कोहल। हुज ट्रेजिडी तभी तो सुनने को मिलती है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े सारे केमिकल्स बनते हैं। आप कोई अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है तो आपने बड़े सारे केमिकल्स यूज करे होंगे जिसमें सिर्फ अल्कोहल ही हुआ करती थी। अल्कोहल भी कौन से वाली, डी नेचर्ड वाली। इथेनॉल की भी होती थी एक बॉटल, पर डी नेचर ज्यादा यूज करा होता है। तो वहां पे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, हमें ज्यादा क्वांटिटी में ये चाहिए, तो इनके हिसाब से ये सेंटर के पास होना चाहिए था। पर बाकियों ने फेवर किया है स्टेट को। डन? अब क्लियर है? तो लो, ये IDRA 1951 के अंडर फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज वर्ड का यूज किया था, जिसके तहत सेंटर क्या करेगी, चेक रखेगी इस वाले अल्कोहल के ऊपर जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप नॉन पोर्टेबल, जिसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल अल्कोहल वर्ड यूज ही नहीं किया था, ना तो एंट्री 8 की लिस्ट में कोई इंडस्ट्रियल अल्कोहल यूज हुआ। इन्होंने डिफरेंट सा वर्ड ले आए, दैट इज फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। वो जो मिनरल वाला आपने पढ़ा था आर्टिकल, वहां पे भी तो अलग ही वर्ड ले आए, रॉयलिटी। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है, फिर वेग हो जाती हैं चीजें, और कॉन्फ्लिक्ट जो था ये कब से चलता आ रहा है। 1989 में जाके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे आई थी, जिसके तहत फिर सेंटर के फेवर में डिसीजन गया था। और प्राइमरी कंटेंशन क्या था, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के ही अंडर आपके इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स भी आ रहे हैं, चाहे से आप फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज बोल रहे हो, वो भी किसके अंडर आ रही है, सारी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। अब यही दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी रह गई हैं जो वेग सी हैं, उनका मीनिंग बहुत कुछ निकल सकता है पर वहां पे मेंशन नहीं है, और तभी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वगैरह बताई है यहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 9 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसके तहत 8:1 का आया। और मेन एंट्री कौन सी थी, तो आपकी एंट्री नंबर 8 ऑफ शेड्यूल नंबर 7। लिस्ट कौन सी थी, स्टेट लिस्ट, इसको ध्यान में रखोगे।
तो अब इन्होंने बोल दिया है कि इंटॉक्सिकेटिंग जो आप बार बार अल्कोहल यूज कर रहे हो दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू द अल्कोहलिक बेवरेजेस, पर उसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंट्री के बेसिस पे आ जाएगा, 8 की जगह 9 लिख देगा, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखोगे एंट्री का भी। तो यहाँ पे एंड में कंक्लूजन लिखा है कि चीफ जस्टिस एंड जो बाकी के साथ यहाँ पे जस्टिस बैठे थे वर्डिक्ट के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं फेडरल बैलेंस शो किया है कि सेंटर के फेवर में जो है वो जो वर्डिक्ट है वो पास नहीं किया। और यहाँ पे नागरत्ना जी का दे दिया है कि जो सेंटर है वो सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर अल्कोहल। क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको 2 रीजंस बता दिए। और जुडिशियल ट्रेंड, इससे पहले भी मिनरल बियरिंग लैंड, वो मिनरल राइट्स के ऊपर रॉयल्टी वर्सेस राइट के बारे में हमने पढ़ा था। तो सेंटर क्या करती थी, रॉयल्टी ले लिया करती थी फ्रॉम द जो भी माइनर्स एंड ऑल हुआ करते थे। पर बाद में जब वर्डिक्ट आया, 9 जजेस की बेंच वहां पे भी बैठी थी, तो वहां पे भी हमारे पास 8:1 का वर्डिक्ट आया, जिसके तहत फेवर किसका हुआ था, स्टेट का हुआ था, कि ये जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके ऊपर टैक्स कौन लेगा, वो आपकी स्टेट्स लेंगी। ठीक है, तो इस बार भी एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट इसको बोल सकते हैं, तो 2 बार आ चुका है, थोड़ा सा आप इसको लेके अवेयर हो जाओ।